जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे पॉलिटिकल विषयों की जो पिछले एक हफ्ते से भारत में चले आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि आने वाले दिनों में भारत का क्या हाल होगा, आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं। और देश के बहुत से ऐसे पॉलिटिकल नेता जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे चुने हुए नेता अपने पद का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का कार्य इस वक्त भारत में हो रहा है। तो आज इन्हीं विषयों को लेकर हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक ऐसा दौर था जब नेताओं में अपनी जो काम करने की इच्छा होती थी, अपना जो काम करने का तरीका होता था वो बहुत अच्छा होता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और उससे पहले हमारे पूर्व नाणा मंत्री, जिन्होंने उस वक्त हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की संसद में उनका बहुत बढ़ चढ़कर विरोध किया और मनमोहन सिंह को इस बात का गलत लगा और वह राष्ट्रपति को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री को वह मिलते हैं और अपना इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पद से उनकी निष्ठा टिकी हुई थी। ऐसे नेता भारत में पहले मौजूद थे, लेकिन इस वक्त भारत में ऐसा कोई भी नेता नहीं दिखाई देता। उस वक्त संसद में ऐसा हुआ था, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में और मुख्य नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने बढ़ चढ़कर संसद में मनमोहन सिंह की नीतियों का विरोध किया और उसी से उन्हें कुछ ना कुछ अंदर से गलत लगा और मनमोहन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार हो गए। तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह को जाकर कहते हैं कि ये तो सब चलता रहता है, यही है राजनीति का तरीका। लेकिन कुछ भी हो गया, विपक्ष हो या फिर सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी, दोनों के बीच में इतने ज्यादा मतभेद नहीं दिखाई देते थे कि बात इतनी बढ़ जाए कि हमारे देश को कहीं से भी नुकसान पहुंचे। लेकिन इस वक्त भारत में जिस तरह से संसद में माहौल दिखाई देता है, यह भारत के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण आप मान सकते हो, क्योंकि यही ऐसा दौर है। भारत में आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाओगे, वह सभी संसद सभ्यों को और हमारे सभी पॉलिटिकल नेताओं को सोचना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को भी इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत गलत लगा जब हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने जिस गलत तरीके से हमारे राज्यसभा के एक सांसद सभ्य संजय सिंह को जिस तरह से अपने पद से निष्कासित किया, उन्हें पूरे सेशंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो यह उपराष्ट्रपति जी का एक बहुत गलत तरीका था और आप एक बात मानकर चलिए, इसे आप लोकशाही कहीं पे से भी नहीं मान सकते। किसी संसद सभ्य की एक इच्छा होती है कि माननीय प्रधानमंत्री संसद में आकर अपना बयान दे, मणिपुर के विषय में कुछ बोले, उसी बात को लेकर वह अपनी मांग रखते हैं और यहीं से पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर कुछ भी बोलना नहीं चाहते और उनके जगह पर हमारे गृह मंत्री कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसा सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मानना स्वीकार्य नहीं था। और इसी बात को लेकर हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा सांसद को निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जी भी हमारे देश को कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी नेता को कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। आज इस बात को लगभग 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन फिर भी हमारे सभापति जी और हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो आप मान लीजिए कि जिस तरह से हम बहुत से वीडियो में कहते हैं कि हमारे देश में 2 तरह के प्रधानमंत्री है, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। तो इसी तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति भी 2 तरह के होते हैं, एक सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े उपराष्ट्रपति और एक हमारे देश के उपराष्ट्रपति। तो जिस तरह से हमारे राज्यसभा संसद में उपराष्ट्रपति जी अपने निर्णय सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं
वह सत्ताधारी पक्ष के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं, संसद में चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी तैयार है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं एक मांग पर अड़ा हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर अपना बयान दे, मणिपुर पे उनका क्या कहना है वह सभी के सामने स्पष्ट करे। अब यहाँ पर विपक्ष भी कुछ गलती कर रहा है और सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ ना कुछ गलती कर रही है, ऐसा आप मान सकते हो। विपक्ष को अपनी मांग जो है प्रधानमंत्री को संसद में आकर बोलना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए, और जो सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी है वह चर्चा के लिए तैयार है, उन्हें भी थोड़ा झुकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में आकर संसद में कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए, क्योंकि यह मसला इतना बढ़ चुका है, पिछले 90 दिनों से मणिपुर आग में झुलस रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री भी थोड़ा झुक जाए और विपक्ष की मांग का स्वीकार कर ले, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। तो सत्ताधारी पक्ष को भी कुछ ना कुछ झुकाव करना चाहिए और विपक्ष को भी कुछ ना कुछ झुकाव करना चाहिए। अगर दोनों अपनी बात पर इसी तरह से अड़े रहे तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और देश के विकास से जुड़े कोई भी कार्य नहीं होगा। जो नई पॉलिसी बनानी है, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लिए जो कुछ सोचना है, उसके में जो टाइम हमारी संसद में बिगड़ रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मान सकते हो। तो दोनों को इस बात पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, फिर वह विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी पक्ष, दोनों कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब तीसरी बात समझिए, हमारे माननीय बाल विकास और महिला एवं मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी जी और कहीं ना कहीं उनके साथ दूसरे एक दो मंत्री जो संसद में उनका जो पिछले 2-3 दिन पहले जो वीडियो दिखाई दिया, वो विपक्ष के सामने बहुत बड़े आवाज में बात करते हैं और सही बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा हमें उस वीडियो में लग रहा था। तो कहीं ना कहीं आप सत्ता में बैठे हो या फिर विपक्ष में, ऐसा नहीं होता कि आप विपक्ष में नहीं बैठोगे, आप भी विपक्ष में बैठ के ही फिर सत्ता में आए हो। तो इसी तरह से आज विपक्ष में जो पहले सत्ता में थे वो आज विपक्ष में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में इतना मतभेद नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़े आवाज में बात करो और सच्ची बात को दबाने की कोशिश करो। ऐसा भी एक दौर था जब यही स्मृति ईरानी जी गैस के बोतल को कंधे पे लेकर घूमते थे और सभी को बताते रहते थे कि देश में महंगाई बढ़ चुकी है, और वो ही स्मृति ईरानी जी आज सच्चे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते, उनके पास कोई अच्छा उत्तर नहीं होता, तो वह संसद में बड़े आवाज में बात करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ गलत मैसेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हो या फिर विपक्ष में, दोनों को अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आपसे आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ सीखेगी। तो यह बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब इससे आगे और 2-3 बातें करते हैं। जब भारत में ऐसा दौर चल रहा है कि सत्ता में बैठे मंत्री बड़े बड़े आवाज में बात करते हैं और सही में जो उत्तर देना चाहिए वह उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होते, भारत में एक ऐसा दौर चल रहा है जो पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यानी कि देशवासियों के सीधे एक भी प्रश्न का उत्तर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। देश में एक ऐसा दौर चल रहा है कि देश के माननीय राष्ट्रपति जी कुछ भी बोलना नहीं चाहते, जहां पर केंद्र सरकार बताती है वहां पर हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी कि किसी भी तरह से वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते, वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। इसी तरह से देश में एक ऐसा दौर चल रहा है कि 2 तरह के प्रधानमंत्री, 2 तरह के उपराष्ट्रपति और 2 तरह के राष्ट्रपति हमें देखने को मिलते हैं। एक प्रधानमंत्री है जो देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। एक ऐसे उपराष्ट्रपति जी है जो देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने चाहिए, लेकिन वह एक पॉलिटिकल पार्टी के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत में कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से माननीय राष्ट्रपति जी, वह भी देश के राष्ट्रपति जी होने चाहिए, लेकिन वह एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं इस वक्त लग रहा है।
तो इसे सुधारने के लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाओगे वह सबसे ज्यादा मायने रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त भारत में दिखाई देता है वह कहीं ना कहीं आप इसे गलत मान सकते हो। हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो किया था और ईडी के डायरेक्टर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया था और उनके कार्यकाल को खत्म किया था, तो उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया है और हमारे जो ईडी के डायरेक्टर थे उनका कार्यकाल खत्म होने तक उनके पद को बढ़ा दिया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास ऐसा एक भी अफसर नहीं है कि ईडी के डायरेक्टर के रूप में वह कार्य कर सके, तो कहीं ना कहीं उसी अफसर को वह आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अपनी दरखास्त रखी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदल दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार के अधीन नतमस्तक होने के लिए तैयार हो चुकी है, ऐसा भी हमें लग रहा है। ईडी के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां बहुत खुश थी, क्योंकि भारत में ऐसा समय देखने को मिलता है कि पिछले 5-6 वर्षों से जब ईडी ने रेड डालना शुरू किया तब से विपक्षी पार्टियों को गिराने के लिए ईडी का मशीनरी के रूप में उपयोग भारत में हो रहा है। यह भी भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मान सकते हो। बहुत से राज्यों में, फिर आप शिवसेना ले लीजिए, फिर आप एनसीपी की सरकार ले लीजिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में उन दोनों सरकारों को गिराया गया, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं ईडी का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इन अफसर को आगे इसीलिए बढ़ाना चाहती है कि आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर ईडी का अच्छे तरीके से उपयोग हो सके और केंद्र सरकार में बैठी पार्टी की सरकार वहां पर स्थापित हो सके। तो कहीं ना कहीं ईडी का गलत तरीके से भारत में उपयोग हो रहा है, ऐसा भी हमें लग रहा है। आपका क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जिस तरह का माहौल भारत में इस वक्त खड़ा किया जा रहा है वह आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं गलत होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 से 2029 तक का अपना मॉडल पब्लिक के सामने रखते हैं और बताते हैं कि आने वाले अगर हम प्रधानमंत्री का चुनाव जीत जाते हैं तो देश को विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में हमें समय मिलेगा, और इसी को देखते हुए वह सीधी तौर पर 2024 के चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत से राज्यों में अभी आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, जिसके आधार पर देश में प्रधानमंत्री का चयन होगा। और एक और विपक्षी पार्टियों ने साथ में मिलकर, उसमें 26 पार्टी साथ में मिली है और उन्होंने अपना गठबंधन बनाया है, यानी 2024 के चुनाव में बहुत सी सीटों पर ऐसा चुनाव होगा जहां पर 2 ही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। एक होगा सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो संसद सभ्य होगा, और दूसरा जो इंडिया नाम का संगठन बनाया है INDIA, उनका एक कैंडिडेट होगा, यानी कि मोटे मोटे तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीटों में 2 ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठती है। लेकिन दोनों को अपनी जो कार्य प्रणाली है उनको सुधार करना चाहिए। जिन लोगों का विरोध करने का तरीका है उसमें भी सुधार होना चाहिए, और सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी सभ्य है, जो भी मंत्री है, जो भी संसद सभ्य है, उन सभी को अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तब ही जाकर आप अपने देश को बचा सकोगे। फिर आप तीसरी और मैं तो बोलता हूं दूसरी अर्थव्यवस्था भी हम भारत को बना लेते हैं। फिर भी अगर आप आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा नहीं सिखाओगे, आने वाली पीढ़ी को आप इस तरह से लड़ना सिखाओगे, आने वाली पीढ़ी को आप ऐसा बताओगे कि आपको आपका उत्तर नहीं देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे देश में ऐसी होनी चाहिए जो देश को बहुत आगे बढ़ा सके, तब ही जाकर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो वह बचेगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को और सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी दोनों को इस विषय में सोचना चाहिए।
तो आज के विश्लेषण में हमने बहुत से विषय पर चर्चा की। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। जय हिंद।